Jai Hind everyone, good morning to all of you. This is Pooja Upadhyay from Shri Ram Public School. Today we are going to start with a new topic that is barriers to effective communication. ये आपके डायरेक्टिंग चैप्टर का लास्ट टॉपिक होगा आज का, ठीक है। तो इस टॉपिक में हम ये देखेंगे कि इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन करने में कौन कौन सी रुकावटें आती हैं, कौन कौन से प्रॉब्लम्स हो सकते हैं और होते भी हैं जनरली, ठीक है। अभी तक हमने फॉर्मल इनफॉर्मल कम्युनिकेशन तक कंप्लीट कर लिया है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। सो लेट्स स्टार्ट। For the convenience of the study, the different barriers can be divided into 4 parts. First, symmetric barrier. Second, psychological or emotional barriers. Third, organizational barriers. Fourth, personal barriers. ठीक है। Now, all these 4 we are going to study in detail. So let's start with the first one, symmetric barriers. What is that? Symmetric barriers. ठीक है, ये complex language से related होता है. See, there is always a possibility of misunderstanding the feeling of the senders of the message or getting a wrong meaning of it. The word, the sign and the figures used in the communication are explained by the receiver in the light of his experience, which created doubtful situation. This happened because the information is not sent in a simple language. The chief language related barriers are as follow. यानी कि क्या होता है, कभी कभी सेंडर अपने मैसेज को एनकोडिंग करने के टाइम पे कुछ ऐसे वर्ड और ऐसे नंबर्स के और ऐसे सिंबल के यूज़ करते हैं ना कि जिसका मीनिंग हमें समझ में नहीं आता, या तो वो पॉजिटिव वे में कुछ समझाना चाहते हैं, हम उसको नेगेटिव वे में कुछ ले लेते हैं, ठीक है। यानी यहाँ पे ऐसे चांसेस होते हैं कि एक ही बात का डबल मीनिंग निकल जाए, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप स्कूल में कल छुट्टी पे थे, ठीक है, तो हमने आपको पूछा कहाँ थे कल। सो आपको क्या लगेगा, मैम को कैसे पता चला कि कल मैं बंक करके घूमने चला गया था, राइट। आप ये सोचने लगोगे और मैम एक्चुअली आपसे पूछ रही हैं कि उनका पर्पस है ताकि आप बताओ कि आप कहाँ थे, ठीक है। आप देखिए, मैंने सिर्फ इतना ही पूछा, यानी मैम ने कहाँ थे कल, और आपने इसको अलग वे में ले लिया कि मैम को कैसे पता चला कि मैं कल कहाँ था, राइट। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं। ये हो गया आपका सिमेट्रिक बैरियर, जिसमें क्या होता है, वर्डिंग्स के लैंग्वेजेस के हम लोग मिसअंडरस्टैंड करते थे सिंपल लैंग्वेज में पूछने की जगह। अगर हाँ वही हम इस तरह पूछते, आप कल आए नहीं थे, कोई बात थी, छुट्टी पे थे, कल कहाँ गए थे, तो इसमें आप सिंपली समझ जाओगे, अच्छा हाँ मैम को नहीं पता कि मैं कल कहाँ था। तो फिर आप लोग बताते हो ना, हाँ कल हम नानी के घर गए थे, कल हमारा सर दर्द हो रहा था, पेट दर्द हो रहा था, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, मैम दैट्स व्हाई वी नॉट अटेंड स्कूल यस्टरडे, ऐसे कोई बहाने बनाते हो ना। तो ये हो जाता है मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्डिंग लैंग्वेजेस, ठीक है। अब इसको हम लोग डिटेल्स में देखते हैं, इसके कौन कौन से पार्ट्स हैं। फर्स्ट वन है आपका बैडली एक्सप्रेस मैसेज। बिकॉज ऑफ द obscurity of language, there is always possibility of the wrong interpretation of the message. This barrier is created because of the wrong choice of the words in several words, the wrong sequence of sentence and frequent repetition. This may be called linguistic choice. इसका मतलब ये है कि कभी कभी हम लोग किसी एक चीज़ को एक्सप्लेनेशन देने के टाइम पे भी लैंग्वेज जो चूज़ करते हैं वो भी रॉन्ग हो सकती है, जिसकी वजह से मैसेज का प्रॉपर फीडबैक नहीं मिलता और हम लोग ये कह सकते हैं कि वो मैसेज बैडली एक्सप्रेस होता है, ठीक है। नेक्स्ट है सिंबल और द वर्ड्स विद अ डिफरेंट मीनिंग। A symbol or the words can have the different meaning. For example, अब पता है आपको, जब हम WhatsApp chatting करते हैं, now it is a trend. Instead of typing the words, if anyone asks you how are you, so instead of writing the fine, you are sending smiley face, normal face, right? तो it is very difficult to judge what the actual your situation, ठीक है। जैसे हम लोग पूछते हैं ना how are you, तो सामने वाले हमें फाइन लिख के भेजने की जगह पे स्माइली फेस भेज देते हैं, कभी सैड मोमेंट वाले फेस भेज देते हैं, कभी कुछ, तो हमें उसी से जज करना पड़ता है कि सामने वाले का कंडीशन क्या है, राइट। तो इस पे मिसअंडरस्टैंडिंग होने के पूरे चांसेस होते हैं, ठीक है। तो इसलिए कहा गया है कि जब भी आप लोग कोई भी वर्ड या नंबर या सिंबल या पिक्चर यूज़ करते हो तो वो प्रॉपर अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए। देखिए, फर्स्ट वन है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ कंप्यूटर एजुकेशन these days? What is the value of this mobile set? I value our friendship, right? Such kind of the symbol words we are using during the communication. Next, a faulty translation. A manager receives much information from a superior and subordinator and he translates it for all the employees according to their level of understanding.
यानी कि टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट से जो भी ऑब्जेक्टिव पॉलिसीज उनके पास आती है, राइट, दैट इज़ ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज। अब वही लैंग्वेज को ये लोग जो सुपीरियर सबऑर्डिनेटर होते हैं एग्जैक्ट उसी मैनर में नहीं समझ पाते, राइट। सो उसको क्या करना होता है, एक मैनेजर को जो जिनके साथ वो कम्युनिकेट करना चाहते हैं, ठीक है, उनके लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग का क्या होगा उसके अकॉर्डिंगली उन्हें ये समझाना पड़ता है, ठीक है। अब मान लीजिए सिंपल है, टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट ने ऑब्जेक्टिव इंग्लिश लैंग्वेज में आपको एक्सप्लेन किया, आपने एग्जैक्टली वही एक्सप्लेनेशन जा करके प्लेटफॉर्म वर्कर को दे दिया, एंड द प्लेटफॉर्म वर्कर आर दोज पीपल दोज हु आर इलिटरेट, अनएजुकेटेड, हाउ दे विल अंडरस्टैंड, राइट, if they not understand how they will achieve the work. That's why it is said that faulty translation also get affect the effective communication. Clear? Now next. Hence, the information has to be molded according to the understanding or environment of the receiver. If there is a little carelessness in this process, the faulty translation can be barriers in the communication. Like you know what, जैसे languages होते हैं, जैसे गुजराती, बिहारी, इनके conversation में पता है कुछ छ आता है। जैसे आप लोग गुजराती से बात करोगे तो वो हर एक चीज़ में केम छे, मजामा छे, ऐसे वर्ड यूज़ करते, राइट। अब बिहारी में भी ऐसे ही कुछ लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है, राइट। फिर आप अगर हैदराबाद चले जाओ तो वहाँ अलग लैंग्वेज है, महाराष्ट्र में चले जाओ अलग लैंग्वेज है। तो होता क्या, अगर हम स्टेट में जा रहे हैं, ठीक है, तो या तो हमें कॉमन लैंग्वेज आए, राइट, और अगर मान लीजिए वहाँ के जो लोग हैं उनको कॉमन लैंग्वेज यानी हिंदी इंग्लिश नहीं आती है, तो आपको ट्राई करना है कि उनके लैंग्वेज में आप उनको एक्सप्लेन कर सको। अगर आपको उनका लैंग्वेज नहीं आता है, अगेन इनइफेक्टिव कम्युनिकेशन होगा, बिकॉज आपको उनकी लैंग्वेज नहीं आ रही है, उनको आपकी लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही है, तो आप जो भी बोलोगे वो उसको अलग वे में ही ले लेंगे, राइट। सो इस तरह के जो कम्युनिकेशंस प्रॉब्लम होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं फॉल्टी ट्रांसलेशन, ठीक है। नेक्स्ट है अनक्लैरिफाइड एजम्पशन, यानी कि यहाँ पे जो एजम्पशन हम लेते हैं, एजम्पशन यानी हाँ ये ऐसे बोले होंगे, इसका मतलब ये ऐसा ऐसा होगा, राइट, तो वो अनक्लैरिफाइड होता है, क्लियर नहीं होता है कि सेंडर ने जिस एजम्पशन से भेजा है रिसीवर उसी एजम्पशन से उसको एक्सेप्ट करे। देखिए, it has been observed that the sometimes a sender take it for granted that the receiver knows some basic thing and therefore it is enough to tell him about the major subject matter. This point of view of the sender is correct to some extent with reference to the daily communication, but it is absolutely wrong in case of some special message. ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि आपको लगता है कम्युनिकेशन करने के टाइम पे कि जिस टॉपिक पे आप बात कर रहे हैं उसका जो बेसिक है वो ऑलरेडी उन्हें पता है, तो उसका जो एक्सट्रीम लेवल पॉइंट रहता है आप उसको एक्सप्लेन कर देते हो ये सोच के कि इनको बेसिक तो पता ही है, राइट है। तो उससे क्या होता है, अगेन इनइफेक्टिव कम्युनिकेशन होता है। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट है, ठीक है, वो नर्सरी में पढ़े, LKG UKG भी ख़त्म हो गया, अब वो फर्स्ट में आए, आपको पता है इन सब जगह उनका ABCD बार बार चेक होता है। मैम तो ऐसे नहीं कहती कि हाँ आपने नर्सरी में ऑलरेडी ABCD किया, अब आपको ABCD आ गया, चलो अब आप स्पेलिंग लर्न करो फर्स्ट स्टैंडर्ड में। वहाँ पे भी वो उनका ABCD चेक करती है ताकि ये क्लियर हो सके कि उनका बेस क्लियर है या नहीं। मान लीजिए अगर ऐसा ना किया जाए, डायरेक्टली उनको वर्डिंग स्पेलिंग वगैरह लर्न कराया जाए, राइट, तो डिफ़िकल्टीज़ होगी क्योंकि उनका बेस ही क्लियर नहीं है, ठीक है। तो ये भी आपको चेक करना होता है कि जो आप एजम्पशन ले रहे हैं कि सामने वाले का बेस क्लियर है, जो भी ऑब्जेक्टिव्स आप उसको दे रहे हैं, तो आपको चेक करना चाहिए। अगर आप नहीं करते हैं, अगेन देयर इज़ अ ineffective communication. Next है technical jargon. Generally it has been seen that the people working in an enterprises are connected with some special technical group who have their separate technical language. जैसे मालूम है आप लोग को न्यूज़ रिपोर्टर वाले गाड़ियों के पीछे रहते हैं क्या, या फिर किसी के इंटरव्यू लेते हैं, या फिर आपने जनरली देखा होगा जब भी कोई इंटरव्यूज़ वगैरह होते हैं तो वो क्वेश्चन स्पीडली पूछते रहते हैं, फास्ट, और सामने वाला जो आंसर है वो भी फास्ट में ही देते हैं। तो आपको लगता है कि वो इतने स्पीड में अपने मैसेज को लिख पाते होंगे, नहीं, बट फिर भी वो न्यूज़पेपर में एग्जैक्ट सारे इन्फॉर्मेशन देते हैं जो उनको इंटरव्यू से मिलता है, राइट। तो आपको पता है ये ऐसे पॉसिबल क्यों होता है, क्योंकि जो न्यूज़ रिपोर्टर वाले होते हैं ना, उनके पास एक कोड लैंग्वेज दिया जाता है, जिसकी वजह से वो बड़े से बड़े मैसेज को कोड लैंग्वेज में शॉर्ट में बना देते हैं, ताकि जब उन्हें प्रिंट करना रहता है या टीवी में दिखाना रहता है तो वो उसको बड़ा सा एलोबरेट करके दिखाते हैं। इसी को कहते हैं टेक्निकल जार्गन, मतलब कोड लैंग्वेज, राइट। नेक्स्ट है आपका साइकोलॉजिकल बैरियर्स, ठीक है। आपका ये सिमेंट्रिक बैरियर्स हो गया, अब आते हैं साइकोलॉजिकल बैरियर्स।
द इम्पॉर्टेंट कम्युनिकेशन डिपेंड ऑन द मेंटल कंडीशन ऑफ बोथ। एब्सोल्युटली राइट है, क्योंकि मेंटल कंडीशन यानी थिंकिंग पावर। After what thinking sender send the message, is it same thought by the receiver also or not, right? A mentally disturbed party can be a hindrance in communication. Following are the emotional barriers in the way of communication. पैरामीटर्स प्रीमैच्योर इवैल्यूएशन। प्रीमैच्योर इवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है, देखिए, समटाइम द रिसीवर ऑफ द इंफॉर्मेशन ट्राइज टू डिग आउट द मीनिंग विदाउट मच थिंकिंग at the time of receiving or even before receiving information, which can be wrong. This type of evaluation is a hindrance in exchange of information and the enthusiasm of the sender gets dampened. इसका मतलब ये होता है कि कभी कभी मैसेज रिसीव होने पर या रिसीव होने से पहले हम उसको इवैल्यूएट करने लगते हैं, जो कि ज़रूरी नहीं है कि एग्जैक्टली जैसे सेंडर ने जिस थॉट के साथ भेजा है वही रिसीवर भी सोचे, ठीक है, वही वो इवैल्यूएट करे। तो कभी कभी इसमें मिस्टेक्स होने के चांसेस होते हैं उनके इवैल्यूएशन में, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रीमैच्योर इवैल्यूएशन। नेक्स्ट है आपका लैक ऑफ अटेंशन। आपको पता है जब भी ऑर्गेनाइजेशन में ना कभी कभी ऐसा होता है कि एम्प्लॉय को छुट्टी लेनी होती है या कहीं पर किसी काम की कोई परमिशन लेनी होती है और सडनली वो बॉस के कैबिन में जाते हैं और बॉस उस टाइम पे किसी पर्टिकुलर वर्क में बिजी हैं, तो उस टाइम पे एम्प्लॉय से कहते हैं हाँ कहिए, और एम्प्लॉय अपने सारे मैसेज को दे देता है, जैसे कि कल हम नहीं आ सकते, छुट्टी चाहिए, कुछ अर्जेंट वर्क है, हाँ हाँ ठीक है, ऐसे करके बॉस बोल देते हैं। नेक्स्ट डे क्या होता है, एम्प्लॉय नहीं आते तो उनको फिर बॉस गुस्सा करते हैं जब वो फिर दोबारा आते हैं, ये कह के कि किसको पूछ के आप छुट्टी लिए थे, अपने मर्जी से आप छुट्टी लेने लग गए, काम कैसे होगा, ये सब अलाउड नहीं है ऑर्गेनाइजेशन में, डांटने लगते हैं। लेकिन एम्प्लॉय को क्या लगता है कि मुझे तो बॉस ने कल ही परमिशन दिया था, हाँ हाँ ठीक है, बट वो ये भूल गए कि जब उन्होंने कन्वर्सेशन कर रहे थे कम्युनिकेशन बॉस के साथ, उस टाइम पे बॉस ने उस पर्टिकुलर कम्युनिकेशन में अटेंशन ही नहीं दिया था। समझ में आया? तो ये प्रॉब्लम्स हो सकते हैं ड्यू टू लैक ऑफ अटेंशन, ठीक है। नेक्स्ट है डिस्ट्रस्ट। डिस्ट्रस्ट का मतलब तो आपको मालूम ही है, ट्रस्ट ना होना। फॉर सक्सेसफुल कम्युनिकेशन द ट्रांसमीटर एंड द रिसीवर मस्ट ट्रस्ट ईच अदर. If there is a lack of the trust between them, the receiver will always derive an opposite meaning from the message. क्या कह रहे हैं? If there is a lack of trust between them, the receiver will always derive opposite meaning. यानी सेंडर के ऊपर रिसीवर का सबसे पहले तो ट्रस्ट होना चाहिए, ठीक है, जिस भी ट्रांसमिशन के थ्रू वो मैसेज भेज रहा है वो सारी बातें वो क्लियरली पॉजिटिव वे में अंडरस्टैंड करे, ना कि उसके अपोजिट में उसको अंडरस्टैंड करे, ठीक है। बिकॉज ऑफ दिस कम्युनिकेशन विल बिकम मीनिंगलेस। अगर रिसीवर को अपने सेंडर पे ट्रस्ट नहीं होगा तो भी वो उनकी बातों को समझ के भी उसका नेगेटिव मीनिंग निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका साइकोलॉजिकल बैरियर्स, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। स्टूडेंट ये सबसे इजी आपके लिए है, इसको बस एक बार आप रीड कर लेंगे तो भी अपने मन से आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए प्लीज़ क्लियरली समझिएगा, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बैरियर्स कम्युनिकेशन बैरियर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। सो अब हम स्टार्ट करते हैं थर्ड पॉइंट, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स। ये वो बैरियर्स है जो ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर कम्युनिकेशन प्रॉपर होने में रुकावटें आती हैं। जैसे फर्स्ट वन है ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी। सिंपल है, अगर ऑर्गेनाइजेशन में पॉलिसी बनी है कि आपको कम्युनिकेशन चैनल ऑफ कम्युनिकेशन यूज़ करना, यानी कि टॉप लेवल को कोई भी मैसेज कम्युनिकेट करना है तो वो मिडल लेवल से ही कर सकते हैं, फिर मिडल लेवल लोअर लेवल से कर सकते हैं, फिर लोअर लेवल प्लेटफॉर्म वर्कर से कर सकते हैं। और वैसे ही कोई कंप्लेन या सजेशन भी देना है तो प्लेटफॉर्म वर्कर लोअर लेवल को देंगे, फिर लोअर लेवल मिडल लेवल को देंगे, फिर मिडल लेवल टॉप लेवल को देंगे। अगर ऐसी कोई पॉलिसी बनी है ना तो उस सिचुएशन में बहुत प्रॉब्लम होता है कम्युनिकेशन इफेक्टिव होने में, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, अगर मान लीजिए बॉस को डायरेक्टली प्लेटफॉर्म वर्कर के लिए कुछ बोलना है, कोई काम देना है, तब भी उनको तीनों चैनल यूज़ करके ही आना पड़ेगा। पता चलता है जब तक वो काम देना चाहते हैं वो काम कंप्लीट होना चाहिए था, तब तक आपका टाइम ही निकल गया, ठीक है। तो इस तरह से काम भी नहीं हो पाता है और इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है, क्योंकि जिस वे में टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म वर्कर को कोई मैसेज देना चाहते हैं, मिडल लेवल और लोअर लेवल के थ्रू पास होकर के प्लेटफॉर्म वर्कर तक आने तक उस मैसेज को इतना मोल्डेड करके दिया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है, मैनिपुलेट करके, कि उसका मीनिंग कुछ और ही निकालने लग जाते हैं प्लेटफॉर्म वर्कर, ठीक है। तो ये हो गया ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स।
देखिए, ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी डिटरमाइन द रिलेशनशिप अमंग ऑल द पर्सन वर्किंग इन द इंटरप्राइज. फॉर एग्जाम्पल, इट कैन बी द पॉलिसी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन दैट कम्युनिकेशन विल बी इन द रिटन फॉर्म. सो हर एक इन्फॉर्मेशन आपको रिटन फॉर्म में ही करना है. यहाँ पे आप कोई भी चीज़ ओरली नहीं कर सकते. In such situation, anything that could be conveyed in a few words all shall have to be communicated in a written form only. Consequently, work get delay. यानी कोई लेस इम्पॉर्टेंट चीज़ भी अगर आपको डिस्कस करनी जो कि वर्क से रिलेटेड ही है तो भी आपको वो रिटर्न में करना है. पता लगा आप जब तक रिटर्न कम्युनिकेशन करेंगे तब तक आपका लॉट्स ऑफ टाइम वेस्ट हो जाएगा और एक्टिविटीज़ डिले होने लगेगी. Next है rules regulation. Organizational rules become the barriers in communication by determining the subject matter, medium, etc. communication. Troubled by the definite rules, the sender do not send some of the message. क्या कह रहे रूल्स रेगुलेशंस जो बने हैं वो भी हमारे कम्युनिकेशन के लिए बैरियर्स हो सकते हैं. ठीक है, दैट इज़ रिलेटेड विद द सब्जेक्ट मैटर एंड द मीडियम. कॉम्प्लेक्सिटी ऑन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर. अब आपने ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर देखा होगा, बहुत बड़ा होता है. ठीक है, जैसे जूनियर कैबिन अलग होता है, सीनियर लोग का अलग होता है, राइट. फैक्ट्री वर्कर अलग जगह पे रहते हैं, ऑफिशियल वर्कर अलग जगह रहते हैं. तो ऐसे सिचुएशन में कम्युनिकेशन और भी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है. द ग्रेटर नंबर ऑफ द मैनेजरियल लेवल इन एन ऑर्गेनाइजेशन मेक इट मोर कॉम्प्लेक्स. यानी कि जितने ज़्यादा लेवल ऑफ मैनेजमेंट रहेंगे उतना ही कॉम्प्लेक्स हो जाता है यहाँ पे कम्युनिकेशन करने में. इट रिजल्ट इन डिले इन द कम्युनिकेशन एंड द इंफॉर्मेशन. The words get changed before it reaches to the receiver. In other words, the negative things or criticized are concealed. Thus, the more number of the managerial level in an organization, the more ineffective communication becomes. Next है organizational facility. Organizational facility means making available sufficient stationery, telephone, translator, एक्सेट्रा. आपने देखा होगा ना, जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वहाँ पे इंटरकॉम फ़ोन लगा रहता है या पॉपअप मेल के थ्रू, चैट के थ्रू वो लोग बातें करते हैं. ठीक है, तो अगर इन सारी चीज़ों की कमी भी है तो भी कम्युनिकेशन बैरियर्स हो सकता है, क्योंकि फिर इस सिचुएशन में कम्युनिकेशन करने के लिए उनको उठ करके अपने डेस्क से पर्टिकुलर मैनेजर की कैबिन तक जाना होगा बार बार, जहाँ वो कम्युनिकेट करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशनल फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है. जैसे कि इंटरकॉम हो गया, ठीक है, ट्रांसलेटर हो गया, ये सारी चीज़ें. नेक्स्ट है पर्सनल बैरियर्स. ये भी इम्पॉर्टेंट है. देखिए, द अबव मेथड मेंशन ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स आर इम्पॉर्टेंट इन देमसेल्फ, बट देयर आर सम बैरियर्स विच आर डायरेक्टली कनेक्टेड विद द सेंडर एंड द रिसीवर. फर्स्ट वन, बैरियर्स रिलेटेड टू द सुपीरियर. अ फियर ऑफ चैलेंज ऑफ अथॉरिटी. पहला तो लोगों के मन में ये डर होता है कि हम हाई पोस्ट पे जो अपॉइंटेड अथॉरिटीज़ है उनसे उनके चैलेंज को एक्सेप्ट कैसे करें. देखिए, एवरीबडी डिज़ायर टू ऑक्यूपाई हाई पोस्ट ऑफिस इन द ऑर्गेनाइजेशन. इन दिस होप द ऑफिसर ट्राई टू कंसील देयर वीकनेस बाय नॉट कम्युनिकेटिंग देयर आइडियाज़. होता क्या है कि हर कोई चाहता है कि उनका अपॉइंटमेंट हाई लेवल पे हो इन द ऑर्गेनाइजेशन. हर एम्प्लॉय चाहता है कि उनको एक हाई पोस्ट प्रमोट हो. लेकिन हाई पोस्ट पे प्रमोशन कब होता है? जब आपके वर्क एफिशिएंट होंगे, आपके आइडियाज़, आपके सजेशन के थ्रू ऑर्गेनाइजेशन का बेनिफिट होगा, तभी होगा. ठीक है, लेकिन यहाँ पे ना एक डर लगता है, एम्प्लॉय के मन में एक डर रहता है कि कहीं अगर मैंने जो सजेशन दिया, जो आइडिया देना चाह रहा हूँ, अगर गलत निकल गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे. बेटर है चुप रहता हूँ, कुछ नहीं बोलता हूँ. तो डर की वजह से भी हम लोग अच्छी चीज़ें कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं. ठीक. नेक्स्ट है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इन सबऑर्डिनेटर. अब जो टॉप लेवल ऑफ सुपीरियर है उनको क्या लगता है जो लोअर लेवल ऑफ एम्प्लॉई है, ठीक है, वो लेस कैपेबल है किसी भी चीज़ को हैंडल करने के लिए, जबकि मेन इंपॉर्टेंट वर्क तो वही लोग करते हैं. ठीक है, देयरफॉर दे इग्नोर द इन्फॉर्मेशन और सजेशन. इसीलिए लोअर लेवल के थ्रू जो भी सजेशन आता है ना, वो टॉप लेवल एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं, ये सोच के कि ये अनएजुकेटेड है, इनको क्या पता. जबकि फैक्ट्री, देखिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का सक्सेस होना उसके फैक्ट्री वर्क पे ही डिपेंड करता है. अगर वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, ठीक है, उसकी जो एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे ऑफिस में जो लोग काम कर रहे हैं ना, वो सेकंड इंपॉर्टेंट होता है माय डियर. क्योंकि जब अगर फैक्ट्री में ही प्रोडक्शन अच्छे से नहीं होगा तो ऑफिस की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, राइट. बट फिर भी यहाँ पे टॉप लेवल मैनेजर्स यानी कि जो एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे काम करते हैं उन लोगों को लगता है कि फैक्ट्री में जो लोग काम कर रहे हैं उनके पास कम दिमाग है, इसीलिए उनके सजेशन को वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं, जो कि एक्चुअल में उनके प्रोडक्शन के लिए, उनके प्रॉफिट के लिए इम्पॉर्टेंट होता है. ठीक है. नेक्स्ट है बैरियर्स टू रिलेटेड सबऑर्डिनेटर. अनविलिंगनेस टू कम्युनिकेट. सबऑर्डिनेटर के प्रति
क्या फीलिंग्स होती है सुपीरियर को? पहले तो सुपीरियर के मन में ये ईगो रहता है कि हम सबऑर्डिनेटर से कैसे बात कर सकते हैं, वो बात ही नहीं करना चाहते, बिकॉज वो कहाँ हम कहाँ, उनका पोस्ट कहाँ हमारा पोस्ट कहाँ, राइट? इस तरह का एक ईगो आता है. दैट्स व्हाई दे आर नॉट विलिंग टू कम्युनिकेट विद देम. समटाइम द सबऑर्डिनेटर डू नॉट वांट टू सेंड एनी इन्फॉर्मेशन टू द superior. When the subordinator feel that the information is of negative nature and will adversely affect them, an effort is made to conceal that information. If it become imperative to send this information, it is sent modified or amended form. Thus the subordinate, by not clarifying the fact, become the hindrance in communication. और कभी कभी सबऑर्डिनेटर को भी लगता है कि जो सजेशन और इन्फॉर्मेशन मैं टॉप लेवल सुपीरियर को देना चाहता हूँ, हो सकता है कि वो उसको ना समझे, उसको इम्पॉर्टेंट में ना ले, बल्कि उसको नेगेटिव मीनिंग में ले ले, राइट? तो इसीलिए वो भी अपने सुपीरियर के साथ जल्दी बात करने नहीं चाहते. जैसे मालूम है अक्षय कुमार की एक मूवी थी गब्बर इज़ बैक, राइट? उसमें एक हवलदार रहते हैं, राइट है? तो वो ना बहुत इंटेलिजेंट रहते हैं, वो इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं लेकिन वो हवलदार बन जाते हैं. वो अच्छे अच्छे सजेशन देते हैं गब्बर को पकड़ने के लिए, लेकिन तब तो कोई पुलिस वाले उसकी बात को सुनते ही नहीं, ये सोच के कि ये हवलदार है, ये क्या समझाएगा. इसलिए फिर एक स्टेज आता है जब उसको पता होता है कि गब्बर कहाँ है और वो बताना चाहता है लेकिन फिर भी नहीं बताता है, ये सोच के कि उसके हाई पोस्ट ऑफिसर्स उसकी बात पर ट्रस्ट ही नहीं करेंगे, राइट? और रीज़न गब्बर को वो पकड़ने की कंडीशन में रह के भी नहीं पकड़ पाते हैं, ठीक है? ऐसा कुछ एक मूवी में सीन है, राइट? तो वो यहाँ पे सूट करता है, यानी अनविलिंग, यानी सबऑर्डिनेटर खुद नहीं चाहते हैं कि सुपीरियर को वो किसी तरह का सजेशन दे, ये सोच के कि वो इसे नेगेटिव में लेंगे, ठीक है? मजाक उड़ाएंगे, समझेंगे नहीं, राइट? नेक्स्ट है लैक ऑफ प्रॉपर इंसेंटिव्स. दूसरी बात तो ये है कि सबऑर्डिनेटर कभी कभी ये सोच के भी अपना सजेशन नहीं देते हैं कि मान लीजिए उनके किसी सजेशन से कंपनी को बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ, बहुत फ़ायदा हुआ, फिर भी उनको किसी भी तरह से मोटिवेशन नहीं किया गया, उसके लिए कोई इंसेंटिव्स नहीं किया गया. जैसे मालूम है क्रिकेट खेलते हैं तो जो टीम जीतती है, ठीक है, उस टीम में एक आध ऐसे प्लेयर होते हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किया होता है मैच जीतने में, जिसको हम बोलते हैं ना मैन ऑफ द मैच, राइट? अब मान लीजिए अगर टीम जीत गई और मैन ऑफ द मैच भी उस पर्टिकुलर प्लेयर को मिलने की जगह आपने कैप्टन को दे दिया, तो डू यू थिंक कि कोई भी प्लेयर हार्डली खेलेगा? नहीं. ये सोच के कि जब टीम जीती तो भी, और जब टीम जीती और उसका क्रेडिट भी कैप्टन को ही दिया जा रहा है, मैन ऑफ द मैच भी कैप्टन को ही दिया जा रहा है, तो मेरा अच्छे से खेल के क्या फ़ायदा, राइट? दैट्स वाई कोई भी प्लेयर अच्छे से नहीं खेलेंगे. इसीलिए क्या होता है कि जब भी मैच जीता जाता है तो ट्रॉफी तो कैप्टन के थ्रू सबको ही मिलती है, लेकिन जो मैन ऑफ द मैच का खिताब रहता है वो एक पर्टिकुलर प्लेयर को ही मिलता है जिसने सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किया, राइट? तो उसको इंसेंटिव्स मिल रहा है इसीलिए वो कर रहा है. लेकिन ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, सबऑर्डिनेटर जब भी कुछ सजेशन देते हैं तो उसके लिए उनको कोई प्रॉपर इंसेंटिव्स नहीं दिया जाता, इसीलिए वो ये ना करने को ही सोचते हैं, ठीक है? आई होप सो क्लियर हो गया होगा. स्टूडेंट अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी बैरियर्स में तो प्लीज़ इवनिंग शेड्यूल में पूछ लीजिएगा, ठीक है? नाउ नेक्स्ट है हमारा मेजर टू ओवरकम द बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन. अभी जो हमने चारों बैरियर्स देखे, ठीक है, उसको कम कैसे किया जा सकता है जिसके थ्रू कम्युनिकेशन इफेक्टिव हो. फर्स्ट है कम्युनिकेट अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द रिसीवर. पहली बात तो ये है कि जो आपका रिसीवर है, ठीक है, उसका लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है और उसके लिए रिक्वायर्ड जितनी इन्फॉर्मेशन है उतना ही कम्युनिकेट करिए और उसी वे में करिए. द सेंडर ऑफ द कम्युनिकेशन शुड बी प्रिपेयर द स्ट्रक्चर ऑफ द मैसेज नॉट अकॉर्डिंग टू हिज ओन लेवल और एबिलिटी, बट ही शुड कीप इन द माइंड द लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एनवायरमेंटल ऑफ द रिसीवर. फॉर एग्जाम्पल, आपने स्कूल में कभी कभी देखा होगा 100 बच्चे होते हैं, ठीक है, जब मैम एक्सप्लेनेशन देती हैं एक ही पॉइंट का तो वो कई लैंग्वेज में कई एग्जाम्पल के साथ और अलग अलग वे में उसको एक्सप्लेन करती हैं एक ही चीज़ को. रीज़न उसका क्या होता है, ज़रूरी नहीं कि सब बच्चे एक ही लैंग्वेज में एक ही एग्जाम्पल से समझ जाए, राइट? सो यहाँ पे क्या होता है, टीचर्स को ये ध्यान देना होता है कि वो उन्हें एक्सप्लेनेशन स्टूडेंट को ऐसे देने हैं ताकि स्टूडेंट को वो समझ में आ सके, ना कि उनको ऐसे एक्सप्लेन करना जैसे उन्हें खुद समझ में आ रहा हो, ठीक है? नेक्स्ट है
क्लेरिफाई आइडियाज़ बिफोर कम्युनिकेशन, यानी कि जो भी आप कम्युनिकेशन करने जा रहे हैं, ठीक है, उसमें जो भी आइडिया है सबसे पहले उसको क्लेरिफाई कर लीजिए। मतलब देखिए, द पर्सन सेंडिंग द कम्युनिकेशन शुड बी वेरी क्लियर इन हिज माइंड अबाउट व्हाट ही वांट्स टू से। ही शुड नो द ऑब्जेक्टिव ऑफ हिज मैसेज एंड देयरफॉर ही शुड मैनेज थ्रू thoughts in proper order. If he himself confused, so he is not able to represent the main thing related to the objective. Okay. थर्ड है बी अवेयर ऑफ द लैंग्वेज टोन कंटेंट ऑफ द मैसेज। इसका मतलब जब भी आप मैसेज कम्युनिकेट कर रहे हैं तो उस टाइम पे आपके लैंग्वेज आपको ध्यान में रख रहे हैं कि वो सामने वाला अंडरस्टैंड कर पाएगा या नहीं, पहला। दूसरा, टोन, यानी कि आपका मूड, हैप्पी, सैड एंड ऑल। कंटेंट ऑफ द मैसेज शुड बी क्लियर विच मस्ट बी अंडरस्टैंड बाय द रिसीवर इन अ प्रॉपर वे। क्योंकि देखिए क्या होता है, सेंडर ने मैसेज सेंड किया, रिसीवर ने रिसीव किया, नॉट कंप्लीशन ऑफ द कम्युनिकेशन अनटिल एंड अनलेस, जब तक रिसीवर उसका प्रॉपर फीडबैक ना दे जो आप उससे एक्सपेक्ट कर रहे हो। क्योंकि हमें ऐसा लगता है ना कि कम्युनिकेशन का मतलब बस इतना ही होता है कि सेंडर ने मैसेज सेंड किया और मैसेज सेंड होने के बाद कम्युनिकेशन हो गया। इट इज़ नॉट सो। सेंडर के सेंड करने के बाद रिसीवर ने जब मैसेज रिसीव किया तो क्या उसका फीडबैक उसने उसी मैनर में दिया जिस मैनर में सेंडर एक्सपेक्ट कर रहा था या नहीं, ये इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है। तब जाके हम कहेंगे कि कम्युनिकेशन हमारा प्रॉपर हुआ। क्लियर। तो इसके लिए आपको लैंग्वेज, टोन, कंटेंट, इन सारी चीज़ों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन फॉर प्रेजेंट एज वेल एज फॉर द फ्यूचर। जनरली कम्युनिकेशन इज नीडेड टू सेटिस्फाई द एग्जिस्टिंग commitment, but to maintain the consistency the communication should also be considered at future goal of organization। यानी कि जो भी आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं, आप प्रेजेंट में कम्युनिकेट कर रहे हैं, लेकिन उसका इफेक्ट फ्यूचर में भी क्या हो सकता है वो ध्यान में रख करके ही करना है। नेक्स्ट है इंश्योर द प्रॉपर फीडबैक। सिंपल है, फीडबैक तो आएगा ही, लेकिन इंश्योर प्रॉपर फीडबैक का मतलब ये है, दो वे में फीडबैक होता है, या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव। पॉजिटिव यानी कि जो आप एक्सपेक्टेशन रख रहे थे रिसीवर से एग्जैक्ट वही आया, नेगेटिव यानी उसका अपोजिट या कुछ और ही आ गया, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि उसका फीडबैक पॉजिटिव वे में ही आना चाहिए। नेक्स्ट है बी अ गुड लिसनर। कभी भी कम्युनिकेशन इफेक्टिव करने के लिए बोलने से पहले आपको ध्यान से सुनना होता है। इट इज़ द एसेंस ऑफ द कम्युनिकेशन दैट बोथ द सेंडर एंड द रिसीवर शुड बी गुड लिसनर। यानी कि कभी कभी आपने देखा है जब कम्युनिकेशन होता है तो कोई कुछ एक्सप्लेन करता है, तब तक रिसीवर उसका इमिजिएटली आंसर देने लगते हैं। जैसे मालूम है मैम टेस्ट लेने वाली रहती हैं तो वो क्वेश्चन बोलती ही रहती हैं कि आधे क्वेश्चन में स्टूडेंट आंसर देने लग जाते हैं, जबकि वो क्वेश्चन फिर आगे जाके चेंज हो जाता है, मतलब उसका मीनिंग कुछ और ही निकलता है। तो इसीलिए कहा गया है कि फिर वो कम्युनिकेशन इनइफेक्टिव हो गया। इसीलिए कहा गया है कि जब भी आप कम्युनिकेशन करते हैं, ठीक है, तो उस टाइम पे आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है कि कम्युनिकेशन के दौरान सेंडर और रिसीवर दोनों को बोलने से पहले ध्यान से सुनना है। अब आप कहोगे मैम सेंडर कैसे लिसनर होगा? माय डियर स्टूडेंट, जब वो मैसेज सेंड कर रहा है तब तो वो लिसनर नहीं है, लेकिन जब रिसीवर का फीडबैक आएगा तब तो वो लिसनर ही है ना, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे दोनों को गुड लिसनर होना चाहिए, ठीक है। तो आज यहीं हमारा चैप्टर ख़त्म होता है, आज यहीं पे हम लोग स्टॉप करते हैं। टुमारो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अ न्यू चैप्टर दैट इज कंट्रोलिंग, विच इज़ द लास्ट फंक्शन ऑफ योर मैनेजमेंट, राइट? So student, if you having any kind of the doubts till now, so you can ask me in the evening schedule. Till that, stay home, stay safe. Jai Hind, take care and be ready with the test. One more thing, as usual, I request you, if you understand my lecture proper, so please like, share, subscribe and comment on my YouTube channel. Thank you. Have a nice day.